द बंगाल फाइल मूवी का टीज़र हमने देखा था कुछ दिनों पहले, लेकिन उसका आई थिंक ट्रेलर भी ड्रॉप हो गया है, जो कि काफ़ी चर्चा में है इन दिनों. मुझे भी एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया कि उसका ट्रेलर देखो आप, तो ट्रेलर देखते हैं उसका. अच्छा, ये मूवी जी स्टूडियो वाले रिलीज़ कर रहे हैं, ये नहीं पता था मुझे. बेटा, अपना नाम बताओ. तैमूर. लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी. ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है. पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का. पर आई गेस वेस्ट बंगाल तो वो बाद में बना है ना, जब ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया है. तो जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट, पहले तो सब हिंदू ही थे ना. हमारा डीएनए एक. नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है. आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं. पाकिस्तान से मिलने ही फिर तो जिंदों को पहुंचाना भी चाहिए. इसे डायरेक्ट एक्शन डिमांड आ रहा है. भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं. जीत कौन रहा है? जिन्ना. क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा. पाकिस्तान जिंदाबाद. दे देना ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है. बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा. जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल. जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं. 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं. जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा. क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है. इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट. विश्व एक खेल है. लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है. तो बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो आई थिंक यहीं पर ही ख़त्म हो गया. तो इस पे हमने एक्चुअली काफ़ी लंबी बात की थी पहले कि जितना टीज़र में देखा उसके हिसाब से, क्योंकि टीज़र इन्होंने आई थिंक बहुत अच्छा कट किया था और इनफैक्ट ट्रेलर भी बहुत अच्छा कट किया हुआ है, क्योंकि आपको अभी भी मूवी की स्टोरी लाइन का कोई आइडिया नहीं है इन जनरल कि क्या हो रहा है. बेसिकली एक तो आपको इतना तो शायद समझ आ गया होगा कि 2 टाइम लाइन्स में चीज़ें चल रही हैं, एक मॉडर्न टाइम लाइन में और एक जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स भी दिखाए हैं इन्होंने. तो एक इतना आपको थोड़ा सा टाइम लाइन की अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद जो बंदा है जिसका बैक साइड फेस किया हुआ है अभी, जिसको थप्पड़ मार रहा था एक दूसरा बंदा, जो कि आई थिंक जज या कोई बड़ा सरकारी अफसर दिखाया गया है. इसके पीओवी से आई एम गेसिंग कि ये मूवी चल रही है.
बट जो ओरिजिनल बात है, इस टाइप की कोई भी मूवी आती है जिसके ऊपर की लाइक हिस्टोरिकल, देखो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इंडिया में अंग्रेज़ भी एज ए इन्वेडर ही आए थे बाहर से, एज ए कॉलोनाइजर ही आए थे, और उससे पहले भी जो इन्वेडर आए थे वो भी इन्वेडर ही थे। फॉर एग्जांपल मुगल्स इन्वेडर ही थे। मतलब जिन लोगों को हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ है वो बाबरनामा वगैरह पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा, या पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट पढ़ लो। बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की, जो कि फाउंडर था मुगल एम्पायर का। वो क्लियरली कहता है कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मुझे यहाँ के लोग पसंद नहीं है, मुझे यहाँ के फ्रूट्स पसंद नहीं है। वो मिस करता था सेंट्रल एशिया को, और उसको मतलब जो उसका एरिया जो उसे सबसे फेवरेट लगता था वो लगता था ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल एशिया से नीचे साउथ में अफ़गानिस्तान पड़ता है, तो अफ़गानिस्तान तक का एरिया। उसके बाद साउथ उससे और नीचे आप आते हो तो एरिया थोड़ा गर्म हो जाता है, गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं पाकिस्तान इंडिया वाले एरिया में। ठीक है, रिलेटिवली थोड़ा सा गर्म एरिया है, थोड़ा सा चेंज है चीज़ों की फ्लेवर में और मसालों के कुजीन में, मसालों के कुजीन में कह रहा हूँ, क्यूजीन में जो मसाले डलते हैं उनमें, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा कल्चरल शेड चेंज हो जाता है। तो उसको वो नहीं पसंद था। तो बेसिकली कोई जिन लोगों को ये लगता है कि भाई सिर्फ अंग्रेज़ ही कॉलोनाइज़र थे, उनसे पहले वाले जो लोग आए थे वो कॉलोनाइज़र नहीं थे, तो ऐसा नहीं है भाई। वो लोग डिफरेंट लोग थे, उनकी भाषा डिफरेंट थी, वो हमारी भाषा नहीं बोलते थे, और उन्होंने बहुत ब्रूटल ऑक्यूपेशन किया है। ठीक है, फॉर सम रीज़न उनको डिस्काउंट दे दिया जाता है, आई गेस, क्योंकि अगर अब मान लो औरंगज़ेब की जो ब्रूटैलिटी थी उसकी आप बात करोगे तो इंडिया में फॉर सम रीज़न मान लिया जाता है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोला जा रहा है। भाई मुस्लिम भी तो उसी के शासन काल में रह रहे थे ना। जो उत्पीड़न हिंदूज़ का हो रहा होगा लेट से उस टाइम पे, वो मुस्लिम्स का भी हो रहा होगा भाई। ऐसे ऐसे मुहावरे हम लोगों ने बचपन में सुने हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और 2 रोटी नहीं मिलती, और एक कहावत है कि मियाँ को माण नहीं मिल पा रही बट वो ताड़ी ढूंढ रहा है। ताड़ी होती है देसी दारू, और माण होता है चावल का जो पानी होता है बेसिकली, जिसको कि आप पी सकते हो, थोड़ा गाढ़ा शेक सी टाइप की चीज़ होती है। बेसिकली आपको सर्वाइव, अगर आप भूख से मर रहे हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर, स्टार्च से भरा हुआ होता है। तो कहावतें हैं ऐसी ऐसी कि मियाँ जी को मार नहीं मिल रही और वो ताड़ी ढूंढ रहे हैं, मतलब कि मार पीने का अफोर्ड नहीं कर पा रहे और दारू ढूंढ रहा है बेसिकली। तो इन सारी, जब ये आप सारी कहावतें सुनते हो ना, तो आपको इसको पता चलता है कि भाई मुस्लिम कोई बहुत अमीर तबका नहीं था इस देश का। जो आम जो सल्तनत थी उसको आप अलग भूल जाओ, जो आम मुस्लिम था वो कोई बहुत अमीर तबका नहीं था इस देश का। बट फॉर सम रीज़न जो इन्वेडर क्लैंस थे उनको और इनको आइडेंटिटी को जोड़ के देख लिया था, और ये पूरा का पूरा बेसिकली लेफ्ट का सेट किया गया माइंड सेट है, जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंड सेट है कि भाई लोग अपनी आइडेंटिटी से ही आइडेंटिफाई होंगे, उनको जो भी करना है उनके साथ उनकी आइडेंटिटी के बेस पे ही करो। ठीक है, तो और अगर उत्पीड़न और उत्पीड़क, और जो संख्या में ज़्यादा होंगे वो उत्पीड़क ही होंगे, जो संख्या में कम होंगे वो उत्पीड़न ही करेंगे। ये जो लेट्स से सेट एल्गोरिदम्स हैं सोशलिज्म कम्युनिज्म माइंड सेट की, ये उसी प्रिज्म से चीज़ों को देखते हैं। और रियलिटी में क्या हुआ था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, किसका क्या क्या लेना देना है, कैसे फ्यूचर को बेटर किया जा सकता है, कोई नहीं। हमारे आइडियाज़ के ऊपर जो बात ठीक बैठेगी उसी के हिसाब से हम चलेंगे बेसिकली। तो इस वजह से जो पुरानी इन्वेडर्स थे अंग्रेज़ों से पहले के, तो क्यों अंग्रेज़ों को दे दो आप 1000 गालियाँ, कौन रोकेगा आपको? कोई है थोड़ी अंग्रेज़ों को यहाँ पे बैठा हुआ। इंडिया के क्रिश्चियंस अंग्रेज़ों से अपने आप को रिलेट नहीं करते ब्रिटिशर्स के साथ। फॉर सम रीज़न इंडिया के मुस्लिम अपने आप को सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स के साथ एसोसिएट कर ले रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, बहुत सारे शायद ना भी करते हो, पर बहुत सारे करते भी हैं। तभी थोड़ा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ा सम्मान प्रदान करती हैं ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिनके लिए कोई रोज़ का ही उनका शौक़ था। तो ये एक बहस है कि भाई हम क्यों नहीं बात कर सकते ईमानदारी से जो चीज़ें हिस्टोरिकली हुई हैं उनके ऊपर, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि हुआ ही नहीं है, हुआ तो है, सबको पता है, बुक्स में लिखा हुआ है। जितना वो छुपा पाए उसके बाद भी उन्हें मेंशन तो करना ही पड़ा।
डायरेक्टर एक्शन डे हर किसी को पता है चीज़ हुई थी, पर इन चीज़ों के बारे में कोई फिल्म नहीं बनती, कोई बात नहीं होती, कोई जिसको कहते हैं पॉपुलर मीडिया या पॉपुलर उसके अंदर बात नहीं होती, अप अनटिल वेरी रिसेंटली नहीं होती थी। मैं लास्ट टाइम यही बात बोल रहा था कि विवेक अग्निहोत्री कितने अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनके अंदर ये गट तो है भाई कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के अगेंस्ट जाके, जहाँ पे कि एक फॉल्स नैरेटिव, नकली पूरी लाइफ का आपका विजन ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जो रियल लाइफ में जो चीज़ आप देखोगे उसको, चाहे वो प्यार भरी रोमांटिक फिल्में हो, चाहे वो एक क्या डायनामिक होता है एक लड़का लड़की के बीच में, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन के बेस पे, हर तरीके से, पॉलिटिक्स के बेस पे, हर तरीके से आपके दिमाग को बॉलीवुड ऐसी मूवीज़ बनाता है जो आपके दिमाग को कमज़ोर ही करेगा, आपको भटकाएगा ही। ये एक जनरल वो है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हर मूवी ही ऐसी है, लेकिन एक जनरल अगर आप बॉलीवुड की अगर एक रैंडम मूवी उठा के देख लोगे ना, तो उसमें कोई ऐसी ही चीज़ दिखा रखी होगी जिसमें आपके दिमाग को कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको देख के इंसान को पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ के बारे में, वैसा कुछ नहीं हुआ। जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन एक मूवी है, ठीक है, फुली एंटरटेनिंग मूवी भी है, राइट, आप थोड़ा सा ठहर के ज़िंदगी के प्रति पर्सपेक्टिव ले लोगे उस मूवी से। बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनको आप देख के अगर आपने वैसा पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश की तो आपकी ज़िंदगी झंड और हो जाएगी। अब है ये क्या कर सकते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री चाहे बहुत अच्छे डायरेक्टर ना हो या कैसे डायरेक्टर हैं, इतना तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अमेजिंग डायरेक्टर हैं, ये तो मैं शायद ना कह पाऊँ या कह पाऊँ, लेकिन वो डेफिनेटली एक अगेंस्ट द ग्रेन जाने वाले, हिम्मत वाले डायरेक्टर हैं, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एज एन आर्टिस्ट। एज ए भाई नया पाथ आपको क्रिएट करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पे कि पूरी संस्थान जो है बॉलीवुड का, जो पूरा इंडस्ट्री है, वो आपके अगेंस्ट है अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ बोल दो या बना दो, राइट। ऐसी जगह पे अपना राह बनाना, वो लोग ढूंढना जो आपको फिर भी किसी तरीके से फाइनेंशियल या किसी भी तरीके का सपोर्ट करें। इस मूवी में तो चलो अब उनका पहले से थोड़ा कश्मीर फाइल और एक दो और मूवीज़ की वजह से नाम हो गया, तो साधन आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी है, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो विजुअल्स में हो, चाहे वो जो भी CGI वगैरह भी जो इन्होंने इस्तेमाल किया है उसमें हो, हर तरीके से। आई डोंट नो CGI इस्तेमाल किया है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस टाइप की टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है, बट कुछ जगह थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक्स थोड़े से यूज़ किए हुए हैं। अब उनकी एग्जैक्ट एनिमेशन या क्या चीज़ है वो थोड़ा मेरे लिए इतना बताना इजी नहीं है, क्योंकि मुझे उस टाइप की टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है। बट जो भी है ओवरऑल, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो लाइक जो क्या एग्जैक्टली वर्ड होगा उसके लिए, जो मार्कर्स होते हैं स्टोरी को दिखाने के लिए, चिन्ह, आइकॉन्स का इस्तेमाल हो, चाहे वो एक्टर्स की एक्टिंग क्वालिटी हो, स्टोरी लाइन, सब कुछ, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, हर कुछ आपको इनकी पहले की मूवी से बेटर मिलेगा। मैंने पहली मूवी इनकी देखी थी आई एम बुद्धा, एक्चुअली कश्मीर फाइल से बहुत पहले आई थी वो मूवी ऑलमोस्ट 10 साल पहले आई थी, और मैंने, या उससे भी पहले, और मैंने वो मूवी तो देखी, और मैं पहली बार मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने डायरेक्टली कम्युनिज्म के ऊपर मूवी बनाई है, और उसकी जो उसका जो जहर है जो हमारी सोसाइटी के उस एरिया में फैला हुआ है, जो एक्चुअली में माइंड डेवलप करने वाला जो सोसाइटी का पार्ट है, उसके अंदर वो फैला हुआ है वो जहर, और उसको आइडेंटिफाई किया था उन्होंने। तो मुझे तभी सरप्राइजिंग लगा था कि ये व्यक्ति ऐसी मूवी बना रहा है। और ऑफ कोर्स यार डायरेक्टर भी वो बहुत बढ़िया ही है। अब थोड़े से रिसोर्सेज मिले हैं तो ये मूवी का आपको ट्रेलर देख के बता रहे हैं कि भाई प्रॉपर प्रोडक्शन हुई है, इसकी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़िया है, देखने में एक्टर्स की एक्टिंग का लेवल, डायलॉग की क्वालिटी, ठीक है, हर कुछ, मतलब संवाद जो है वो अपने आप में एक चीज़ है, बैकग्राउंड म्यूज़िक वो अपने आप में एक चीज़ है। इस तरीके के आइकॉनिक इवेंट्स को दर्शाने के लिए आपको एक आइकन्स चाहिए होते हैं शो करने के लिए, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, आइकन्स का यूज़। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस फ्रेम के अंदर देखो, सेंटर में यहाँ पे इंडिया का झंडा दिख रहा है, एक रेडियो दिख रहा है पीछे पुराने ज़माने का, इधर जो अशोक स्तंभ है उसका अशोक चिन्ह है वो दिख रहा है, ठीक है। तो सीन जो पूरा सेट किया है, ये हर चीज़ प्रॉपर तरीके से की गई है।
अब जो इन्होंने हाथों में चीज़ें पकड़ी हैं ये बेसिकली आइकन्स हैं, स्टोरी टेलिंग के मीडियम्स हैं, प्रॉप्स हैं। तो इन हर चीज़ का बड़ा, और ये चीज़ें ना एकदम से ही नहीं यूज़ हो जाती, इसके लिए हर चीज़ के लिए सोचा गया होगा, इसके लिए हर चीज़ के लिए क्रिएटिव ऊर्जा व्यक्त की गई होगी कि भाई इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये दिखाने के लिए ऐसे बोलते हैं, ये मैसेज ऐसे देते हैं। तो रिसोर्सेज मिले हैं तो इन्होंने उन्हें अप्लाई किया है, और एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे जिनको अगर मौका मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, या इनके ही पास अगर और ज़्यादा रिसोर्सेज हो तो ये और बहुत अच्छा चीज़ें कर सकते हैं। पर जो व्यक्ति बताना चाहता है उसको अजीब ही किस्म का, देखो जी बंगाल की बेइज्जती करी, इसमें बंगाल की बेइज्जती करने वाली क्या बात है भाई? लिटरली कह रहे हैं भाई बंगाल इज़ अ लाइट हाउस टू इंडिया। लाइट हाउस का मतलब समझते हो? जो दिशा दिखाता है बेसिकली, हालांकि दिशा वो जहाज़ को दिखाता है, लेकिन उसको इस सेंस में भी कहा जाता है कि जहाँ से दिशा मिल रही है, जो चमक रहा है दुनिया में, आपका नाम बढ़ा रहा है दुनिया में। तो आई डोंट थिंक कि ये बंगाल की बेइज्जती की गई है, लेकिन बंगाल में अगर कुछ हुआ है इवेंट तो उसके बारे में बात करना है, उसके ऊपर फिल्म बनाना, आई थिंक फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी के अंदर ये तो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। तो थोड़ा सा लाइक मुझे ये डाइकॉटमी समझ में नहीं आती कि अगर लेफ्ट के उससे बेस्ड आइडियोलॉजी पे मूवी बनती है और चीज़ें बनती हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। फिर जब राइट वाले लोग अगर उसमें प्रोपेगेंडा बोलते हैं उसे या कुछ भी बोलते हैं तो कहते हैं भाई तुम अपनी बना लो। फिर जब बनाते हैं तो फिर उसमें कानूनी अड़चन डालते हैं, उसको बोलते हैं राज्य की बेइज्जती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यार हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक लाइन है तो उस लाइन को पकड़ के चलो, सिंपल सी बात ये है। अब आई थिंक जो मैं देख रहा था न्यूज़ में, ये विवेक अग्निहोत्री गए थे बंगाल के ट्रेलर लॉन्च करने के लिए, उनको लॉन्च नहीं करने दे रही थी गवर्नमेंट वहाँ की। गवर्नमेंट ने नहीं, बट बेसिकली गवर्नमेंट ने उन पर दबाव डाला जिन इंस्टीट्यूशन के ऊपर से वहाँ से लॉन्च होना था। बेसिकली जो उन्होंने बताया एक वीडियो में कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं दबाव है कि ये बंगाल से रिलीज़ ना हो सके ये ट्रेलर। अब जब आप अपनी बात भी नहीं कहने दे रहे सामने वाले को, आर्ट फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में भी, यानी कि आपका कोई सच्चाई के प्रति डिवोशन नहीं है, आपका कोई वो नहीं है कि जिसे कहते हैं ना, ये ईमानदारी नहीं है, यानी ये आप बस हमारी ही चलेगी, ये इस प्रथा से जा रहे हो, तो फिर आपको किसी भी और पार्टी या किसी भी ग्रुप को या किसी को भी अथॉरिटेरियन कहने का भी हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर है सबसे ज़्यादा अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जब आपके पास पावर है। तो आई डोंट नो, हम बहुत ज़्यादा हट गए मूवी के मेन ट्रेलर के मेन टॉपिक से, क्योंकि अगेन मैंने इस मूवी के बारे में जितना मुझे लगा टीज़र के टाइम पे ही बात की थी, बट हाँ मुझे ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा यार। थोड़ा सा मूवी के बारे में कॉन्टेक्स्ट मिला कि भाई कैसे कहानी कहने की कोशिश की जा रही है, पर्सपेक्टिव क्या है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये ट्रेलर का काम होता है बेसिकली आपके अंदर एक ऐसी वो जगाना, कौतूहल, जिससे कि आप सोचो कि मैं देखना चाहूँगा इस मूवी में कि क्या दिखाया गया है एटलीस्ट। तो वो चीज़ ये ट्रेलर बहुत बढ़िया से करता है। जैसा कि मैंने कहा, बैकग्राउंड स्कोर, एक्टिंग, संवाद, सब कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं, और जो ये फ्रेमिंग और आइकॉन्स का यूज़ है वो भी बहुत सही है। डायरेक्ट एक्शन डे एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर देश में बहुत ज़्यादा कभी कोई ज़्यादा बात ही नहीं होती। जैसे गुजरात राइट का तो हर चौथा बंदा बात कर रहा होता है ना उसकी, कुछ चीज़ों की पता नहीं क्यों इतनी बात ही नहीं होती, आई डोंट नो व्हाई। तो आई एम ग्लैड कि भाई ऐसी चीज़ों पे भी बात हो रही है जिनको एक तरीके से टैबू माना जा रहा था, क्योंकि टैबू नहीं होना चाहिए, हर किसी को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए।